नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं स्कॉट पेप की मशहूर किताब द बेयरफुट इन्वेस्टर के बारे में। देखिए, ये कोई आम बोरिंग फाइनेंस की किताब नहीं है, बल्कि ये हम जैसे आम लोगों के लिए एक टाइम टेस्टेड बिहेवियर बेस्ड गाइड है जो बिना किसी झंझट के हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक ले जाती है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस की मुश्किल बातों को बहुत ही आसान आदतों, अकाउंट स्ट्रक्चर्स और नियमों में बदल देती है। इससे होता यह है कि हम टाल-मटोल करने और जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। आज हम पेप के इसी शानदार तरीके को डिकोड करेंगे, कुछ बेहतरीन उदाहरणों और प्रैक्टिकल टेम्पलेट्स के साथ, जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहला, नंगे पांव दर्शन। दूसरा, बाल्टियां और खाते। तीसरा, डेट नाइट और ऋण। चौथा, निवेश और संपत्ति। पांचवां, आय में वृद्धि। और आखिर में 365 दिन की योजना। शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से, यानी द बेयरफुट फिलॉसफी या नंगे पांव दर्शन। पेप का मानना है कि पैसों की ज्यादातर समस्याएं हमारी जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से जुड़ी होती हैं। सच कहूं तो हम सबको अच्छे आइडियाज पता होते हैं, लेकिन हम उन पर अमल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सिस्टम बहुत उलझे हुए होते हैं, हम इमोशनल होकर फैसले ले लेते हैं, या फिर हमारी कोई फिक्स आदत नहीं होती। इसका सबसे आसान उपाय है कि चिंता करने के बजाय छोटे और आसान अनुष्ठान यानी रिचुअल्स बनाए जाएं। जैसे कि अपनी सैलरी को बांटना, अकाउंट्स का सही नाम रखना और अपने प्लान पर टिके रहने के लिए अपने पार्टनर या खुद के साथ रेगुलर मीटिंग करना। अब आप सोचेंगे कि ये अनुष्ठान काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपके दिमाग का बोझ कम करके उसे एक आदत में बदल देते हैं। इससे फैसले लेने की थकान कम होती है। और हाँ, इन आदतों की वजह से पैसों पर बात करना कोई झगड़े का विषय नहीं रहता, बल्कि एक नॉर्मल रूटीन बन जाता है। तो इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? अपनी सैलरी मिलने के बाद वाले हफ्ते में 30 से 60 मिनट की बेयरफुट डेट नाइट के लिए एक टाइम फिक्स कर लीजिए। आज ही एक चीज ऑटोमेट कर दीजिए। सैलरी वाले दिन अपने बैंक अकाउंट से सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट का ट्रांसफर सेट कर दें। अगर आपको बात शुरू करने में दिक्कत होती है, तो आप इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलरी मिलने के बाद हर दूसरे सोमवार को हम डिनर के दौरान 30 मिनट का समय अपना बैलेंस चेक करने, इस महीने के लिए एक फैसला लेने और अपनी छोटी सी जीत का जश्न मनाने में बिताएंगे। अध्याय 2 में हम बात करेंगे बाल्टियां और खाते के बारे में। ये पूरे प्लान की एक बहुत ही सॉलिड नींव है। पेप यहाँ बजट जैसी बोरिंग चीज को बकेट्स यानी बाल्टियों के कॉन्सेप्ट में बदल देते हैं। इससे चीजें समझने में बहुत आसान हो जाती है। मुख्य रूप से 3 बकेट्स हैं: ब्लो यानी रोजमर्रा का खर्च, मोजो यानी इमरजेंसी फंड, और ग्रो यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा लॉन्ग टर्म गोल्स और बिल्स के लिए एक्स्ट्रा बकेट्स भी इस्तेमाल की जा सकती है। हर बाल्टी का अपना एक रूल है। ब्लो आपकी रोज की जिंदगी जीने के लिए है, मोजो आपका पवित्र इमरजेंसी बफर है, और ग्रो आपके भविष्य की पूंजी है। चलिए इन अकाउंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला है ब्लो अकाउंट। इस अकाउंट से आपके बिल्स, किराना, एंटरटेनमेंट और रेगुलर सब्सक्रिप्शन का पेमेंट होता है। ये वो अकाउंट है जहां से आप बिना किसी गिल्ट के खर्च कर सकते हैं। दूसरा है मोजो अकाउंट। इसमें कम से कम 2 से 6 महीने के जरूरी खर्चों का पैसा होना चाहिए। ध्यान रहे, ये कोई शौक पूरा करने का फंड नहीं है, बल्कि ये आपको मुसीबत में कर्ज लेने से बचाता है। और तीसरा है ग्रो अकाउंट। ये लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए है, जहां से आप आसानी से पैसे नहीं निकाल सकते और यहां से बेवजह पैसे निकालना मना है। अब सवाल ये है कि इन बकेट्स में पैसे कैसे बांटें। एक कंजर्वेटिव स्टार्टर स्प्लिट में आप 60% ब्लो में डालते हैं। जब तक एक अच्छा बफर ना बन जाए, तब तक 20% मोजो में डालें और फिर उसे घटाकर 10% कर दें और बाकी 20% ग्रो में डालें। वहीं अगर आप तेजी से बचत करना चाहते हैं, तो एक्सेलरेटेड सेविंग स्प्लिट ट्राई करें। 50% ब्लो के लिए, 3 महीने तक 30% मोजो बनाने के लिए और 20% ग्रो के लिए। अकाउंट्स को साफ और इमोशनल नाम दें, जैसे ब्लो, मोजो, मॉर्गेज बफर या हॉलिडे फंड, ताकि उनका मकसद एकदम क्लियर रहे। और हाँ, सैलरी आने के दिन ही इन अकाउंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें, ताकि पहले खर्च करने का लालच ही खत्म हो जाए। आपकी आज की चेकलिस्ट है। आज ही ये तीनों अकाउंट खोलें और इन पर सही लेबल लगाएं। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि पैसों के बारे में बात कैसे की जाए। नंगे पांव डेट नाइट एक ऐसा सिस्टम है जो इन फाइनेंशियल बातचीत को एकदम नॉर्मल बना देता है। अक्सर पैसों को लेकर जो एक बार के बड़े झगड़े होते हैं या हम जो टालमटोल करते हैं, डेट नाइट उसे एक लगातार चलने वाले और आसान फैसलों में बदल देती है। इस रिचुअल का अपना एक फिक्स्ड एजेंडा और कुछ रूल्स हैं जो चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाए रखते हैं। तो इस डेट नाइट का एजेंडा क्या होना चाहिए?
इसे 10-10 मिनट के ब्लॉक्स में बांटते हैं। पहले 10 मिनट में अपनी जीतों को सेलिब्रेट करें और एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। अगले 10 मिनट में अपने अकाउंट बैलेंस और ज़रूरी मैट्रिक्स चेक करें। फिर 10 मिनट किसी हाउसकीपिंग आइटम के लिए, जैसे बिल्स या इंश्योरेंस रिव्यू। अगले 10 मिनट में आगे का कोई एक फैसला लें, जैसे सब्सक्रिप्शन काटना या इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। और आखिरी 5 मिनट में सेलिब्रेट करें और अगली मीटिंग फिक्स करें। बातचीत के नियम बहुत सिंपल हैं। एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए, बल्कि सवाल पूछिए। बिना जज किए फैक्ट्स और भावनाओं पर बात करें। और हाँ, खुद पर ज़्यादा बोझ ना डालें। एक बार में सिर्फ एक ही बड़ा फैसला लें। अध्याय 4 फोकस करता है बुरे कर्ज यानी बैड डेट को खत्म करने पर। हाई इंटरेस्ट वाले कंज्यूमर लोन हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पेप कहते हैं कि एक्स्ट्रा कैश रखने के बजाय सबसे पहले इन लोन्स को चुकाने पर ध्यान दें, ताकि आपका मानसिक तनाव कम हो सके। इसके लिए पेमेंट्स को ऑटोमेटिक कर दें, ताकि आप पैसे खर्च करने के बारे में सोचें उससे पहले ही कर्ज की ईएमआई कट जाए। कर्ज चुकाने के 2 तरीके होते हैं, स्नोबॉल विधि और हिमस्खलन विधि। स्नोबॉल में आप सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाते हैं, जिससे आपको जल्दी जीत की फीलिंग आती है और मोटिवेशन मिलता है। हिमस्खलन में आप सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं। पेप स्नोबॉल मेथड पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो तरीका आपको लगातार मोटिवेट करे वही सबसे बेस्ट है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल टूल है डेट अटैक शीट। अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाइए, जिसमें बैलेंस, मिनिमम पेमेंट और इंटरेस्ट रेट लिखा हो। सभी लोन्स पर मिनिमम अमाउंट देते रहें, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पैसा हो उसे अपने प्रायोरिटी वाले कर्ज में डालें, जब तक कि वो पूरा खत्म ना हो जाए। फिर उस बचे हुए पैसे को अगले कर्ज में लगा दें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 1200, 3500 और 8000 के 3 लोन हैं। सबसे छोटा लोन यानी 1200 वाले पर हर महीने 200 एक्स्ट्रा डालें। जब वो खत्म हो जाए तो वो 200 रुपए अगले लोन को चुकाने में जोड़ दें। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 और 6 की तरफ, जो निवेश और संपत्ति के बारे में है। पे घर खरीदने को कोई स्टेटस सिंबल नहीं मानते, बल्कि एक कंट्रोल्ड फैसला मानते हैं। वो फोकस करते हैं सही डिपॉजिट जमा करने पर, मॉर्गेज का साइज प्रैक्टिकल रखने पर और ईएमआई में फ्लेक्सिबिलिटी रखने पर। इसके अलावा सुपर एन्युएशन या रिटायरमेंट फंड भी बहुत जरूरी है। ये आपके रिटायरमेंट का मुख्य इंजन है, लेकिन ज्यादा फीस और लापरवाही की वजह से ये खराब हो सकता है। इसलिए अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं और हमेशा कम कॉस्ट वाले इन्वेस्टमेंट चुनें। अध्याय 7 हमें सिखाता है कि अपने ग्रो अकाउंट को कैसे बढ़ाया जाए, वो भी एक सिंपल और कम फीस वाले पोर्टफोलियो के साथ। ग्रो बकेट को जानबूझकर सिंपल रखा गया है। इसमें लंबे समय के लिए डाइवर्सिफाइड और कम कॉस्ट वाले इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। बार बार ट्रेडिंग करना या सट्टेबाजी करना बिल्कुल गलत है। आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा होना चाहिए। कोर इक्विटी में ग्लोबल इंडेक्स फंड्स हों और थोड़ी बहुत सेफ्टी के लिए बॉन्ड्स का एक डिफेंसिव लेयर हो। और हाँ, साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस जरूर करें। आम गलतियों से बचें, जैसे हॉट फंड्स के पीछे भागना जिससे सिर्फ टैक्स और फीस बढ़ती है, या फिर मार्केट गिरने पर घबराकर सब बेच देना। ऑटोमेशन आपको इन इमोशनल गलतियों से बचाता है। अध्याय 8 बहुत ही क्रूशल है, प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस किसी बड़े नुकसान से बचने का सुरक्षा कवच है। पेप सलाह देते हैं कि इंश्योरेंस समझदारी से चुनें, ताकि आप बिना जरूरत के कवरेज के लिए एक्स्ट्रा पैसे ना दें। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप मेन कमाने वाले हैं तो इनकम प्रोटेक्शन लें। अगर परिवार आप पर निर्भर है तो बेसिक लाइफ इंश्योरेंस लें। और बड़े झटकों से बचने के लिए हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जरूर रखें। पॉलिसी लेते वक्त हमेशा नियम और शर्तें पढ़ें, वेटिंग पीरियड चेक करें और ऐसी पॉलिसी लें जो आपकी इनकम का एक हिस्सा कवर करती हो। एक ही चीज के लिए 2-2 पॉलिसी लेने से बचें। अध्याय 9 बात करता है एक ऐसे टॉपिक पर जो सबको पसंद है, अपनी आय यानी इनकम को बढ़ाना। बजट बनाने के अलावा अपनी इनकम बढ़ाना फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सबसे तेज तरीका है। पेप यहाँ ट्रैपीज स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं, जो आपको सुरक्षित रूप से साइड इनकम बनाने और जरूरत पड़ने पर अपने करियर में बदलाव करने में मदद करती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू करें तो अपना लाइफस्टाइल मत बदलिए। एक्स्ट्रा पैसों को ग्रो और मर्जो अकाउंट्स में डालें। इसके लिए एक फेज्ड प्लान है। पहले 1 से 3 महीने में अपनी वैल्यू को समझें और इनकम बढ़ाने के 3 संभावित तरीके खोजें। 4 से 9 महीने में पेइंग कस्टमर्स के साथ अपने साइड हसल को टेस्ट करें और फिर 10 से 18 महीने में अगर काम बढ़ रहा है तो कुछ महीनों के सेफ्टी बफर के साथ फुल टाइम ट्रांजिशन का प्लान बनाएं।
अध्याय 10 फोकस करता है बच्चों पर और उन्हें पैसों की सही वैल्यू सिखाने पर। पैग कहते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल आदतें सिखाना किसी बड़ी संपत्ति देने से ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें सिखाएं कि तुरंत खर्च करने के बजाय इंतजार करना कैसे फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आप सेविंग, स्पेंडिंग और डोनेशन के नाम से अलग अलग जार या डिब्बे बना सकते हैं। बच्चों को एक साथ बड़े पैसे देने के बजाय छोटे छोटे कामों के लिए रिवॉर्ड दें। और हाँ, अपनी विरासत सुरक्षित रखने के लिए एक सिंपल वसीयत ज़रूर बनाएं और नॉमिनी तय करें। अगर ज़रूरत हो तो एजुकेशन अकाउंट या छोटे ट्रस्ट का इस्तेमाल करें। अध्याय 11 में हम इन सब चीज़ों को एक साथ लाकर एक 365 दिन की कार्य योजना बनाते हैं। ये फाइनल रोड मैप किताब के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक मल्टी ईयर प्लान में बदल देता है। पेप का मूल मंत्र यही है, ऑटोमेशन, रिचुअल्स और छोटे छोटे लगातार कदम मिलकर एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म बदलाव लाते हैं। इस रोड मैप के 6 मुख्य चरण हैं। चरण 1, कैश फ्लो को स्टेबल करें, अकाउंट्स खोलें और ट्रांसफर सेट करें। चरण 2, सेफ्टी बनाएं, यानी 2 से 6 महीने का मौजू फंड तैयार करें और ज़रूरी इंश्योरेंस लें। चरण 3, बैड डेट को ख़त्म करें, हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को जल्दी चुकाएं। चरण 4, एसेट्स बनाएं, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट करें और साल में एक बार रीबैलेंस करें। चरण 5, इनकम बढ़ाएं, अपने करियर और साइड हसल पर फोकस करें। और चरण 6, लेगेसी और डोनेशन, यानी अपनी वसीयत बनाएं और चैरिटी के विकल्प चुनें। अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए हर महीने डेट नाइट करें और साल में एक बार पोर्टफोलियो का गहराई से रिव्यू करें। जब भी सैलरी बढ़े, उसका एक छोटा हिस्सा ऑटोमेटिक ट्रांसफर में बढ़ा दें। रास्ते में कुछ आम गलतियां भी हो सकती हैं जिनसे हमें बचना है। पहला है ओवर ऑप्टिमाइजिंग। परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए, बस आज ही एक सिंपल प्लान शुरू करें और उसे ऑटोमेट कर दें। दूसरा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पैसा आते ही खर्च मत बढ़ाइए, बल्कि एक्स्ट्रा पैसों को सीधे ग्रो और मोजो में जाने का नियम बनाएं। तीसरा है फीस को नज़रअंदाज करना। हमेशा फंड और अकाउंट फीस चेक करें। और चौथा, मार्केट को देख के इमोशनल होना। मार्केट चाहे गिरे या उठे, अपने ऑटोमेशन और रीबैलेंसिंग के नियमों पर टिके रहें। चलिए इस 30, 90, 365 दिन के एक्शन प्लान के बेंचमार्क सेट करते हैं। पहले 30 दिन में सही नाम वाले अकाउंट्स खोलें, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें, पहली डेट नाइट करें और अपने सारे लोन्स की लिस्ट बनाएं। 90 दिन में कम से कम 1 महीने के खर्च जितना मोजो फंड बनाएं, फालतू सब्सक्रिप्शन बंद करें और कर्ज चुकाना शुरू करें। 365 दिन में आपका मोजो फंड 3 महीने के खर्च जितना हो जाना चाहिए, कर्ज काफ़ी हद तक कम हो जाना चाहिए, ग्रो अकाउंट में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट चालू होना चाहिए और आपकी इनकम बढ़ाने का प्लान प्रोग्रेस पर होना चाहिए। अंत में द बेयरफुट इन्वेस्टर्स सिर्फ फाइनेंस की कोई टेक्निकल किताब नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने की एक बेहतरीन गाइड है। इसकी असली ताकत इस बात में है कि ये मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान आदतों और अकाउंट स्ट्रक्चर्स में बदल देती है। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये सिस्टम आपको गलत फैसले लेने से रोक देता है। बस इस रोड मैप को फॉलो करें, सही कदमों को ऑटोमेट करें और अपने प्लान को जिंदा रखने के लिए डेट नाइट का इस्तेमाल करें। आपके ये छोटे छोटे लगातार कदम मिलकर एक सुरक्षित और शांत जिंदगी का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, क्या अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने का पहला कदम आज ही उठाने का समय आ गया है? सोचने वाली बात है ना?